नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जी कचहरी, जहां अगली तारीख नहीं मिलती बल्कि कटघरे में बैठे मेहमान से किए गए सवालों और उनके दिए गए जवाबों के आधार पर तुरंत फैसला भी आता है। आज की कचहरी का मुद्दा भारत की विदेश नीति, भारत की डिप्लोमेसी पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत के बीच देश के अंदर कई सवाल उठे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने साफ स्टैंड लेते हुए क्लियर किया कि भारत अब आतंकवाद और पाकिस्तान के मुद्दे पर कोई मध्यस्थता न पहले मानता था और न आगे मानेगा। लेकिन ठीक इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया। इसी दौरान पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचते हैं तो ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान से उनको गहरा प्रेम और लगाव है। आसिम मुनीर ट्रंप को शांति का नोबेल प्राइज देने की वकालत करते हैं। यह सब देश से बाहर हो रहा है, लेकिन देश के अंदर अनंत सवाल हैं विदेश नीति को लेकर के। सरकार और सरकार की 11 साल की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो सवाल यह भी है कि विदेश नीति पर बार बार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि इजराइल पर विपक्ष का विरोध क्या सिलेक्टिव नैरेटिव है। मध्यस्थता पर बयान देने से ट्रंप खुद को रोकते क्यों नहीं है और बार बार डोनाल्ड ट्रंप का आता हुआ बयान भारत के लिहाज से कैसे देखा जाना चाहिए। और सवाल जयराम रमेश को लेकर भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में खुद वो फंसे हैं। और सवाल यह भी है कि विपक्ष को ट्रंप के बयान में भरोसा है तो सरकार पर क्यों नहीं है। आज के मुख्य मेहमान को बुलाएं उसके पहले हमारे खास पैनल से आपका परिचय कराया जाना बहुत जरूरी है। पूर्व जज मंगल प्रसाद जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ 4 और खास मेहमान हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, राजकिशोर जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी लोगों का। और अब हम बुलाना चाहेंगे प्रखर वक्ता, तार्किक और आक्रामक शैली के पुरोधा, देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति और नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी को। बहुत स्वागत सर जी कचहरी में आपका। आप जब आते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि सवालों के सुलझे हुए जवाब हमें मिलेंगे। आज के दौर में भारत के अंदर हम ये देख रहे हैं कि सरकार का विदेश नीति पर जो पक्ष है, विपक्ष को विपक्ष मानने को राजी नहीं है, विपक्ष को पक्ष स्वीकार नहीं है। खासतौर पर जब हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर कहा जाता है जिसको, उसमें अमेरिका की मध्यस्थता की बात करते हैं। देखिए, विपक्ष की स्थिति यह है कि वो तो कभी भी किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं कर रहा था। 16 में सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे, 19 में वो बालाकोट स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे। जब कोविड आया तो उनको मोविड नज़र आ रहा था, मोविड करके बाकायदा ट्वीट किया गया है ना। इसके बाद कोविड वैक्सीन बन गया तो उन्होंने कहा वैक्सीन बन ही नहीं सकता इतने कम समय में। याद करिए जब 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगले साल जनवरी तक बन जाएगा। अब सुनिए, जब वैक्सीन आ गया तो कहते हैं कि इसका मुझे वो चाहिए स्टैटिस्टिकल डाटा। उस पर इनको भरोसा नहीं था कि यह सही हो रहा है। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मुहूर्त पे भरोसा नहीं था कि यह सही हो रहा है। भारत की सेना पे भरोसा नहीं, भारत की सरकार पे भरोसा नहीं, भारत के मीडिया पे भरोसा नहीं, भारत की जुडिशरी पे भरोसा नहीं, भारत के चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं। और तो और छोड़िए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी पार्टी के नेताओं को, जिसमें विदेश संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर, जो उन्हीं की पार्टी के द्वारा नामित होकर विदेश समिति के सदस्य बने हैं, जो पूर्व राजनयिक भी रहे हैं, उन पे भरोसा नहीं। सलमान खुर्शीद भेजे गए, उन पे भरोसा नहीं। तो भाई अगर किसी का खुद पे ही भरोसा खत्म हो गया हो, जो पूरी तरीके से भ्रम में डूब गया हो, तो उसे मुझे लगता है समझाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि जिसे एक मजाक में कहूं तो वो जो एक पुराना डायलॉग है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। तो ऐसे व्यक्ति को समझाना संभव नहीं है। लेकिन एक चीज का समझाना जरूरी है सर कि विदेश मंत्रालय का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि भाई भारत की जो बातचीत हुई हमने साफ किया कि हमें मध्यस्थता नहीं चाहिए, हम ट्रेड पर इस मामले में कोई बात नहीं हुई। उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है और दोनों बयान एक दूसरे के एकदम विरोधाभासी हैं। तो ये विदेश नीति का कुछ डिप्लोमेटिक स्टेप है कि भारत को ऐसी बात कहनी है, अमेरिका को वैसी बात कहनी है।
दोनों देशों का एक ही मुद्दे पर जो कि आपस में बातचीत हो रही है, अलग अलग बयान क्यों? हाँ, देखिए, वर्तमान का भी जवाब देता हूं और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका भी इसमें चरित्र चित्रण करता हूं। देखिए, अगर ट्रंप के बयान पे भरोसा है तो मेरा कहना पूरे बयान पे भरोसा करिए। ट्रंप ने 8 मई को कहा, 7 मई को जब हमारा रात में ऑपरेशन हुआ, टिट फॉर टैट हो गया, रुक जाना चाहिए। टिट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसा, मतलब ट्रंप ने एक्सेप्ट किया कि पहलगांव में पाकिस्तान का हाथ था, अब भारत ने भी ठोक दिया, अब रुक जाइए। उस पर भरोसा नहीं करना है। ट्रंप ने जितने बयान दिए सब में न्यूक्लियर एंगल बोला है। कहा मैंने न्यूक्लियर डिजास्टर रुकवाया, मैंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रुकवाया। तो जब ये बात करते नहीं, तब तो मुझे भारत के बयान पे भरोसा है, क्योंकि भारत ने कहा कि न्यूक्लियर जैसी कोई चीज नहीं थी। तो मेरे भाई पहले ये तय कर लो कि ट्रंप के बयान पे भरोसा है कि भारत के बयान पे भरोसा। अब ट्रंप ने एक और बात कही। ट्रंप ने कहा 1000 साल से भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो पाकिस्तान जो 78 साल पहले बना जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो वही बात हो गई जो मैं समझ रहा हूं, ट्रंप शायद पाकिस्तान को बेहतर समझ रहे हैं, या जिसको लोग मानना नहीं चाह रहे हैं। अगर 1000 साल की बात करो तो सिविलाइजेशनल लड़ाई है ये, तो उस पर भरोसा है? नहीं, मुझे उस पर भी भरोसा नहीं। और मैं कहना चाहता हूं, ये बात ऐसे नहीं कह रहे हैं। आज हम 2025 में बैठे हैं, ठीक 1000 साल पहले 1025 में सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ था, और आप कहेंगे उसका पाकिस्तान से क्या मतलब? पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है, गोरी रखता है, तो इसका मतलब 1000 साल की बाबर रखता है। तो आप ये समझिए कि इसका मतलब तो ट्रंप के उस बयान में भरोसा नहीं। और मैं दूसरी बात कहूं, ट्रंप ने तो ये कहा कि पुतिन क्रेजी हो गए हैं, तो ट्रंप के बयान में भरोसा है। 31 मई को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रू सोशल पे लिखा तो जो बाइडेन तो है नॉन क्रेडिबल कह रहे हैं सर। नहीं, सुनिए, मैं तो नहीं, क्रेडिबल नहीं मानते हैं। नहीं, मैं उनको सिर्फ कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि जो बाइडेन 2020 में खत्म हो चुके हैं, ये तो सिर्फ उनका रोबोटिक क्लोन चल रहा है, इस पे भरोसा है। हाँ, उनको भरोसा हो सकता है। जिन्होंने कहा था ये राहुल गांधी इसको देख रहे हो ना, ये तो वो है ही नहीं, ये तो वो है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका, आप तो दूसरा राहुल गांधी देख रहे हो, उसी को उनकी इस बात पे भरोसा हो सकता। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप एक बार तय कर लीजिए कि ट्रंप के बयान पे पूरा भरोसा है या भारत सरकार के बयान पे। विदेशी जब रेटिंग एजेंसीज रेटिंग देती हैं तो सरकार उस बारे में बड़े बढ़ चढ़कर बताती है। तो ये दोनों तरफ से जो चीज सूट करती है विदेश की वो अपना ली जाती है, जो चीज सूट नहीं करती उसे निशाना साध लिया जाता है। दोनों में अंतर है। मैं इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊं उसके पहले जो हमारे साथ बाकी जर्नलिस्ट मौजूद है, विजय जी, आज बात से सहमत हैं कि विदेश नीति को अगर लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो वो नकारात्मक राजनीति है या सकारात्मक है? नहीं, कुछ हद तक नकारात्मक हो सकती है, लेकिन सवालों के जवाब अगर ठीक से मिले तो वो बात खत्म होती है। जैसे सीज फायर को लेकर बार बार बात हुई, कभी सरकार ने कहा सीज फायर हुआ नहीं, कभी आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कभी उस पर क्या फैसला हुआ, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए था। और जैसे विपक्ष ने कहा कि संसद का सत्र बुलाकर आप बात साफ कर देते, बात साफ हो जाती तो झगड़ा ही खत्म हो जाता। मैं समझता हूँ संसद का सत्र नहीं भी बुलाकर ऑल पार्टी मीटिंग में एक जो इन कैमरा मीटिंग होती है कि भाई आप कॉन्फिडेंस में लेकर, जैसे पहले हमने बैठक बुलाई थी वैसा करते। लेकिन मेरा एक सवाल महत्वपूर्ण सुधांशु जी से यह है कि कल जो हुआ वो महत्वपूर्ण बात है कि जब प्रधानमंत्री जी की बैठक बातचीत हुई ट्रंप से फ़ोन पर, और उसके बाद ट्रंप ने बोला वो तो ठीक है, लेकिन जो बात कही गई कि वो अमेरिका आते रुक जाते क्रोएशिया जाने की बजाय, तो क्या समझते हैं कि भारत सरकार ने समझा कि यदि प्रधानमंत्री वहां पहुंचते तो इसका मतलब ये तय होता कि मध्यस्थता के लिए अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है। और ये हिम्मत, मेरे को हैरानी है कि शायद अमेरिकन सरकार को नहीं पता कि एक राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री जो हैं उनकी जनरल के साथ बैठक कराना। कैसे आप इसको देख रहे हैं? मतलब ये मैं बहुत मजबूत कदम देखता हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें क्योंकि आप जैसे प्रवक्ता ही कर सकते हैं। आपने बहुत सही बात कही है। वैसे आज तक पाकिस्तान के 3 सेनाध्यक्ष मिले हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच डिनर किए, पर वो राष्ट्राध्यक्ष होने के बाद किए। जनरल अयूब खान, जनरल मुशर्रफ और जियाउल हक जी। पहली बार पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ अगर अमेरिका का राष्ट्रपति डिनर कर रहा है तो मुझे लगता है शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को तो डूब मरना चाहिए। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती कि उनको ना बुलाकर आर्मी चीफ को। नंबर 2, ये अमेरिका ने भारत के उस आरोप को स्वीकार कर लिया कि जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है वो पाकिस्तान की आर्मी करती है। नंबर 3, जो 15 अप्रैल को आसिम मुनीर का बयान था कि वी आर 2 नेशन और हम लोगों ने इसलिए एक होना स्वीकार नहीं किया था, इसका मतलब आसिम मुनीर और पाकिस्तान की आर्मी जिस विचार को स्वीकार करती है,
ट्रंप भी उसी विचार को स्वीकार कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं मानता हूं पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की अप्रोच में। सेकेंड थिंग, ऑन द लाइटर नोट मैं कहूंगा, देयर इज एन अमेरिकन प्रोवर्ब, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच। इफ देयर इज ए फ्री लंच, देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। अब इसका मायने में आप सब जैसे विद्वान जो संपादक हैं उनके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। देखिए, अगर कोई कहे हमारे साथ भी हुआ था, तो हमारे साथ तो ट्रेड हो सकती थी। 131 बिलियन डॉलर का ट्रेड है भारत का अमेरिका के साथ, 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। पाकिस्तान के साथ क्या है? देखिए, वो तो उधारी लाल है, खैराती लाल है, व्यापारी लाल तो हो नहीं सकता। तो मानी हुई बात है, जिसे ऑन द लाइटर नोट कहते थे। मैं किसी के लिए अपमानजनक शब्द नहीं प्रयोग करे, कहावत होती ना, नंगा नाचेगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो ना उसके पास निचोड़ने के लिए है, ना नहाने के लिए है। तो मानी हुई बात है, कुछ नहीं होगा तो कुछ खून ही देगा, मतलब कुछ ना कुछ। और एक और बात कहूं, जनरल मुशर्रफ बोल चुके हैं और पाकिस्तान के वर्तमान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोल चुके हैं कि लंबे समय तक हमने वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के कहने पे गंदगी साफ की है। वी वर क्लीनिंग द डर्ट। अब पता नहीं कौन से दूसरे डर्ट का ठेका देने के लिए बुलाया गया हो। और वैसे एक और बात कहूं, अभी बकरीद गुजरी है, तो बकरा हलाल करने पर खिलाया पिलाया जाता है ना। तो खिलाना पिलाना तो लोग देख रहे हैं, बाद में उससे वसूला क्या जाएगा ये आने वाले वर्षों में पता। पाकिस्तान के मामले पे भी आएंगे सर हम लोग। लेकिन ये बात तो समझा दीजिए ना, विपक्ष को ये बात समझा दीजिए ना। आप जैसे प्रवक्ता होने के बाद भी क्यों नहीं, ये जो मतलब क्या ऐसा लगता है कि विपक्ष को यदि आपने कोई बात बता दी, मान लीजिए सिक्योरिटी की बात है, तो वो देश के खिलाफ है क्या विपक्ष? अब ये बात इन्होंने बहुत गंभीर कही है, मैं इसका अवश्य जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो जो लोग देश की आत्मस्वाभिमान। अच्छा, आप विपक्ष के बारे में जवाब दें सर। मैं दर्शकों को रिकॉल कराने के लिए एक बार वो सुनवा भी देता हूं कि विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए विदेश नीति को लेकर के क्या क्या कहा है। एक बार सुनवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सब लोग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज निमंत्रण मिला है व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन करने के लिए। ये आसिम मुनीर जब वो जनरल थे, इनके भड़काऊ, इनके उत्तेजक और बिल्कुल ही आपत्तिजनक जो आग जलाने वाली बात है, वो उसका ताल्लुकात सीधा पहलगाम के आतंकवाद हमले से है। ऑक्सीजन दिया आतंकवाद हमले को, उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, विशेष निमंत्रण देना, वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूं हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। सुधांशु जी, आपने सवाल भी सुना और बयान आपने दोबारा सुन लिया कि वो कूटनीति के ऊपर बड़ा सवाल उठा रहे जयराम रमेश के, आसिम मुनीर वहां चले जाते हैं। जयराम रमेश जी के इस बयान के इस अंश को कहते कहते हकीकत उनकी जुबान पे आ गई। उन्होंने कहा जो पहलगाम में हुआ, जो आसिम मुनीर ने बोला था, ये उसका सीधा रिजल्ट है। आसिम मुनीर ने सीधे हिंदू मुसलमान की बात कही थी और पहलगांव में धर्म पूछ के मारा गया। इसका मतलब कांग्रेस भी अपने दिल में ये बात मानती है कि जो कांग्रेस के नेता, चाहे वो विजय वेडट्टीवार हो या इनके जो कर्नाटक के मंत्री थे, वो कहें कि नहीं नहीं धर्म नहीं पूछा गया था। जयराम रमेश जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनके बयान से साफ दिख रहा। अब मैं दूसरा बात बताना चाहता हूं, जिनको आपत्ति है, तो 2 साल पहले तो राहुल गांधी जी जाके बोले थे विदेश में, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर इंडिया, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग व्हाट इज हैपनिंग फॉर द डेमोक्रेसी इन इंडिया। यानी सीधे सीधे आप कह रहे थे कि आओ अमेरिका और इंग्लैंड भारत में हस्तक्षेप करो। और तीसरा उदाहरण देना चाहता हूं, नटवर सिंह साहब मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री थे। उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मुझे विदेश मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं विदेश मंत्री रहूं। यह मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री की जुबानी, मनमोहन सिंह सरकार के अमेरिका के आगे सरेंडर की कहानी। ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल जो है व्यक्ति के तौर पर भाजपा सरकार को स्वीकार्य है, बेहतर लगता है कि आपको लगता है कि उनको नहीं होना चाहिए था? हाँ या ना को उत्तर है सर इसमें। देखिए, किसी भी चीज में 6 महीने के अंदर किसी भी कार्यकाल के बारे में निर्णय लेना, जी मुझे लगता है इस बारे में भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में फिलहाल है। नहीं, बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्टैंड है वो किसी एक देश के निरपेक्ष नहीं है। अब अगर आप वैसे देखेंगे तो कनाडा के बारे में कहा जाता था मात्र 6 महीने पहले, आज कनाडा के हालात बदल गए। आज प्रधानमंत्री जी का वहां स्वागत हो रहा है। टर्की से हमारे संबंध 4-5 साल पहले अच्छे माने जाते थे, आज हम साइप्रस के साथ बेहतर हैं। अभी रक्षा मंत्री चाइना जा रहे हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन को लेकर क्या फिलहाल हम सहज हैं?
नहीं, देखिए, ट्रंप के जो बयान हैं उनके बारे में भारत सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा चुका है जी। मगर जो लोग सहज असहज पूछ रहे हैं वो सदा सर्वदा असहज हैं। वो चिर युवा हैं, चिर व्याकुल हैं, चिर उन व्यथित लोगों हैं, के बयान में मैं चिर सुनाऊंगा कुपित सर। हैं। उसके पहले राजकिशोर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये विरोधाभास आपको सही नजर आता है? ये कह रहे हैं आप दोस्त दोस्त ना रहा। नहीं साहब, देखिए, दोस्त की जहां तक बात है, वो जमाने चले गए जब दोस्त नहीं हम भाई बनाया करते थे। हिंदी चीनी भाई भाई, तब होता था नॉन अलाइन, अब है ऑल अलाइन। सबको हमारी दोस्ती चाहिए। हम वो हैं। S-400 हमको रशिया से मिला पर अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाया। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच गॉट S-400 एंड देयर वाज नो सैंक्शन फ्रॉम अमेरिका। और अमेरिका हमको प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट किया और रशिया ने S-400 हमको तब दिया जब हम क्वाड के भी मेंबर हैं। तो इससे आप समझिए कि रणनीतिक दृष्टि से क्या दक्षता मोदी जी के नेतृत्व में हमने हासिल की है। वो जिसे एक पंक्ति में कहूं कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। क्या बात। मेरा बड़ा मासूम सवाल सुधांशु जी से। सुधांशु जी सवाल को घुमाने में माहिर हैं और बहुत प्यार से वो कविता और कहानी और इतिहास में चले जाते हैं। आपने मोहम्मद गौहरी को जिसे पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा था वही गलती कर दी। मतलब पाकिस्तान को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। जब घुटनों के बल पर था तो हम अपने अपराधी क्यों नहीं उनसे ले सकते थे कि हम युद्ध विराम, संघर्ष विराम या लड़ाई रोकेंगे, लेकिन हमें ये दीजिए तुरंत। ये मेरा सवाल है। विनोद जी, आपका सवाल, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको समझदारी से सवाल करना चाहिए। युद्ध समाप्त होने के बाद जब समझौता होता है तब यह तय होता है कि मुझे क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए। अभी तो समाप्ति कहां हुआ, अभी तो ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन चल रहा है। गोलियां चल रही है क्या सीमा पर? नहीं, ऑपरेशन चल रहा है, बीच में रुका। और जो चल रहा है वो भी बता रहा हूं जो चल रहा है। देखिए, सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में अभी मात्र 1.5 हफ्ते पहले की बात है, उनके होम मिनिस्टर का घर जला दिया गया। क्यों? अब बता रहा हूं वो किस। तो हम थोड़ी करवा रहे हो। अब सुनिए ना, भारत थोड़ी करवा रहा है। हम जो कर रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास करिए। क्यों हुआ? पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के बीच में सतलज के ऊपर पाकिस्तान के पंजाब में एक डैम बन रहा है जिसकी वजह से सिंध में पानी कम जा रहा है। अब चूंकि हमने जब इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी और हमने पानी यहां से रोका तो पाकिस्तान के पंजाब में पानी और कम हो गया, तो सिंध में लगभग पानी खत्म हो गया। इस कारण से वहां विप्लवकारी परिस्थिति बनी और यह वीडियो भी अवेलेबल है कि उनकी सेना जा रही थी, उसको पब्लिक ने रोक लिया। सेना ने कहा हम दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने यह कहा दुश्मन तो तुम हो, और यह नारे लगते हुए वीडियो आया। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में कोर कमांडर्स के घर में घुसकर लोगों ने तोड़फोड़ की, वरना इससे पहले किसी की हिम्मत नहीं थी। और मगर इसके बावजूद, हारने के बाद भी, यहां समस्या क्या है, वो हारे और फील्ड मार्शल बन गए आसिम मुनीर। तो यहां वाले लोगों को उनकी बात क्यों सच लगती है? यहां भी लगातार 3 इलेक्शन हारे और प्रमोशन पाते चले जाते हैं। मतलब सुनिए, 14 हारे, 19 हारे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, फिर 2024 हारे तो नेता प्रतिपक्ष हो गए, तो वहां फील्ड मार्शल, यहां फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल की बात ज्यादा सही लगती है। नहीं सुधांशु जी, देखिए, मसला जो है उसकी बात करें तो थोड़ा ठीक रहेगा। जो कांग्रेस की छवि थी, कांग्रेस जो करती थी, उस पर देश ने लगातार मैंडेट दिया। तीसरी बार ये मैंडेट है और भले ही कुछ भी कहें हम लोग, कुछ भी बात करें, और राहुल गांधी का कहा तो बिल्कुल बहुत विचित्र लगता है, नहीं बोलना चाहिए इसे नेता प्रतिपक्ष हो, लेकिन फिर भी 99 सीट जनता ने दे दिया और 240 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने जो मानदंड तय किए, क्या उन मानदंडों पर मुश्किल हो रही है? क्योंकि आप पुराने वाले मानदंड छोड़ दीजिए जो उस वक्त के समय थे, कांग्रेस के समय के, पिछली सरकारों के। आज जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, मोदी सरकार खड़ी है, जो वर्ल्ड लीडर्स के बीच में रैंकिंग की बात, किस तरह से हम बड़े हो गए, और फिर अचानक जब इस तरह की चीजें आती हैं तब लगता है कि कहां कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ मिसिंग हो रहा है क्या? अब जो आपने बात कही, देखिए, जैसा विदेश मंत्री जी ने 6 और 7 की रात में ही 1:30 बजे पाकिस्तान से कह दिया हमारा ऑपरेशन का जो फर्स्ट पार्ट था वो उस दिन पूरा हो गया, जो हमें डैमेज करना था कर लिया। अब आप कहेंगे कि इसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक, मगर उस ट्रैप को भी समझना चाहिए था। इस लड़ाई ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। पहली बार चाइना की वेपनरी रियल वॉर में यूज हुई और वो फेल साबित हुई। अगर उनका एयर डिफेंस सिस्टम इफेक्टिव होता तो हम 100 और 150 किलोमीटर अंदर जाकर, 177 किलोमीटर अंदर जाकर अटैक नहीं कर सकते थे। और उसका एक प्रमाण भी दिखा।
इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जो एविक सिस्टम चेंगडू है, जो चाइना की है बनाने, जो PL-15 बनाने वाली कंपनी है और J-10 और J-17 बनाने वाली कंपनी, उनके शेयर स्टॉक्स धड़ाम से नीचे गिरे, 20% तक नीचे आए। वो तो दुनिया देखती है ना, सैटेलाइट पिक्चर, सबको किसने क्या डैमेज किया, किसका क्या दावा था। चूंकि चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट ने फुल थ्रॉटल लगा दिया कि उन कंपनीज के स्टॉक्स बढ़े, तो भी वो नेट में 6% उनका डिफेंस स्टॉक नीचे आया। भारत में क्या हुआ, हमारे सारे डिफेंस स्टॉक ऊपर गए। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें 2 मंत्रालयों की बड़ी भूमिका थी। हाँ। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। हाँ। रक्षा मंत्रालय का तो साबित है सेना ने जिस तरह किया, बहुत बेहतर। जी। विदेश मंत्रालय के मामले में मोदी जी का, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा कि जो उन्होंने यात्राएं की और जो गुडविल बनाई, हम सब मानते हैं, क्या विदेश मंत्रालय उसको कैरी ओवर करने में कामयाब रहा? जिस तरह से लोगों को खड़ा होना चाहिए था और जिस तरह मोदी जी ने पूरी दुनिया में गुडविल बनाई थी, हाँ। वो जिम्मेदारी तो विदेश मंत्रालय की थी ना, नीचे की थी, तंत्र की थी। वो तंत्र क्या कामयाब रहा? सर, दोनों मैं दोनों बातों, तीनों बातों का जवाब दोनों का नेचर एक ही है। देखिए, जी। मैं यही कह रहा हूं कि दुनिया के सभी देशों ने आतंकवादी हमले की एक सुर से निंदा की। सिर्फ टर्की और चाइना ने भी गार्डेड वर्ड में बोला कि पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है, सिर्फ इतना ही बोला। इसके अलावा कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया। जो आपने बात कही कि $100 बिलियन का ट्रेड सरप्लस, उसका भी मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, थोड़ा सा आधा मिनट लगेगा इसमें। जी। हमने 90% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया रेलवेज का, ताकि हमारी पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम हो। हमने EV व्हीकल्स ले आए ताकि पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी कम हो। इसीलिए हम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना लाए ताकि हमारी जो क्लीन एनर्जी ज्यादा हो। पर आपको पता है, चाइना ने ये प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी, 20 साल से। इसीलिए सोलर एनर्जी के सेक्टर में चाइना का 75% कंट्रोल है और सोलर सेल्स में 95%। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब जनवरी 2023 में, फॉरगेट अबाउट कंपनी X और Y, जब भारत की एक कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में सोलर में इनलिस्ट होने जा रही थी, तो हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट देता है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कोई भारत के शेयर मार्केट पर असर न पड़ता अगर यहां पार्लियामेंट में बवाल न मचा दिया गया होता। आप कह रहे हैं षड्यंत्र, सोरोस, सब कुछ आपने बोला, और आपकी वो प्रेस वार्ता भी मुझे याद है जब सोनिया जी को कौन कौन सी कंपनी में दिखाया गया था। ये रुक क्यों जाता है? अगर है तो देश को लगता है कई बार ना कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, रुक क्यों जाता है? सोरोस वाला मामला आगे क्यों नहीं बढ़ता? जो आप बात कह रहे हैं, सोरोस के साथ उनका गठबंधन है, ये बात साबित हो गई, जिसको कि वो अपोज नहीं कर पा रहे हैं। जिन चीजों में पैसा आया भारत में, जैसे नेवाइल सिंघम की, उसमें तो ईडी की जांच हो रही है। और जब इस चीज का भी ये ट्रैक दिखेगा कि भारत में किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में हो रहा है, तो उसकी भी कार्रवाई होगी। मगर सोरस का ओपनली बयान है कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी की सरकार को हटाने के लिए, इसमें तो कोई किंतु वही तो गुंजाइश नहीं है। और सोनिया गांधी जी ने, और सुनिए, सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी ने कभी डिनाई नहीं किया कि वो उनके साथ नहीं। तो वैसे एक और बात बता दूं, 2009 में जॉर्ज सोरस आए भी थे भारत। वैसे सोरोस को तो वहां सम्मान भी मिला अमेरिका में। हाँ, और क्या, जो बिडेन ने दिया, बिल्कुल, और इसीलिए उसके बाद दुकान बंद हो गई। चर्चा को मुझे सर यहाँ विराम देना होगा, मैं सीधा जज साहब के पास वैसे 2009 में जॉर्ज अभी भी सोरोस हालांकि भारत आए थे। कई लिस्ट में कई सवाल है जो रह गए हैं। सुनिए, जो 2009 में जॉर्ज सोरस भारत आए थे, किससे मिलने आए थे? माय डियर फैमिली फ्रेंड, तो गांधी परिवार के। भारत सोरोस को मांग क्यों नहीं रहा अमेरिका से कि मांगे? अभी गला नहीं है हमारा। अभी गला नहीं। अब तो नहीं, अब तो सोरस को निपटा दिया ना। कुछ देर रोकेंगे सीधा। जज साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि आज जितने विदेश नीति को लेकर के, विपक्षी भूमिका को लेकर के, विदेश संबंधों को लेकर के जितने सवाल पूछे गए, सभी माननीय सदस्यों ने सवाल पूछे, आपका जजमेंट क्या कहता है सर? देखिए, मेरा ये अभिमत है कि किसी भी देश की शक्ति और सम्मान उस देश के विचारों की सकारात्मकता में निहित होता है। अदालत का यह मानना है कि विदेश नीति किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, सम्मान और विकास की आधारशिला होती है और समय के साथ इसमें बदलाव भी जरूरी होते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। विपक्ष को सत्ता पक्ष पर और सरकार को विपक्ष पर हमले से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि विदेश नीति में राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, न कि राजनीतिक स्कोरबोर्डिंग। जब तक देश की विदेश नीति में एकता और निरंतरता दिखाई देती है, तभी भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज़ मजबूती से रख पाएगा। ये अदालत उम्मीद करती है कि आने वाले समय में विदेश नीति पर बहस सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित न रहकर राष्ट्रहित के लिए सकारात्मक और रचनात्मक रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, और हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की तरफ से अगली राजनीति हम देखें और सरकार का पक्ष देखेंगे तो चीजें सकारात्मक नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।